गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी से यूनिट 3 करेंगे जिसका नाम है सेल, और उसमें आज हमारा चैप्टर है 8 सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। भाई सेल 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज every living organism is made up of cell and its constituent। इस टॉपिक में कुछ डिस्कवरी के बारे में जानेंगे कि भाई सेल की डिस्कवरी किसने की। सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 and the nucleus discovered by Robert Brown in 1831। ये दो डिस्कवरी बहुत ही मेन है। जो सेल है उसको देखा गया था रॉबर्ट हुक द्वारा माइक्रोस्कोप के अंदर, एंड द माइक्रोस्कोप इज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवनहुक इन द ईयर 1839। ये कुछ डिस्कवरी थी इस टॉपिक से रिलेटेड। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वी कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरी। वन इज प्रोकैरियोटिक एंड द सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल्स। जो ये वर्ड है प्रो, इसका मीनिंग होता है जो ऑर्गेनिज्म पहले आए हैं उन्हें हम प्रो बोलेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म बाद में आए हैं उन्हें हम बोलेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो सेल का साइज है वो रहता है 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर। ये बहुत ही छोटी होती हैं। इसके कंपैरिजन में यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। द यूनिसेलुलर आर प्रोटिस्टा। जैसे आपने पढ़ा प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा जैसे यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं और ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। इसी के साथ मल्टीसेलुलर अगर विद सेल वॉल हैं तो इसकी 2 कैटेगरी हैं। एक ऐसे जो कि सैप्रोफाइटिक हैं जैसे फंजाई, और एक ऐसे जो फोटोसिंथेटिक हैं, दे आर प्लांट। एंड इसी के साथ जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रोपिक हैं या विदाउट सेल वॉल हैं, या मैं कह सकता हूं उनके अंदर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, तो उन्हें हम एनिमल्स कह सकते हैं। तो ये एक कैटेगराइजेशन है ऑर्गेनिजम्स की। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। एक जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर क्या होगा,
उसके अंदर बैक्टीरियल सेल होगा। और इसी के साथ यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया में जैसे हम देखेंगे कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, और इसी के साथ प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। ये एक क्या होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बेसिक डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस इनका साइज स्मॉलर होता है, इनका साइज लार्जर होता है। लेकिन अकेला एक बैक्टीरिया भी अपने आप को लिविंग रखता है, सारी की सारी रिक्वायरमेंट, चाहे इसका फूड हो, रेस्पिरेशन हो या रिप्रोडक्शन हो, यहाँ पर सभी देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। इसे आप नोट कर लीजिए, आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसे हमने पढ़ा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स और ऑर्गेनिजम्स के बारे में, एक बार 9th क्लास का बेसिक स्टार्ट करते हैं। उसी के बाद हम प्रोकैरियोट्स में टॉपिक पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो उसमें बैक्टीरिया का सारा बताएंगे कि उसमें सेल में क्या होता है, किस प्रकार से एक बैक्टीरिया अपनी लाइफ को चलाता है। अब चाहे हम एक प्लांट सेल ले लेते हैं या एक एनिमल सेल ले लेते हैं, उसके हेल्प से जो उसके अंदर सेल ऑर्गेनेली रहेंगी, जैसे न्यूक्लियस है, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, इन सभी को एक बार एक कंपैरिजन में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम अलग से प्रोकैरियोट्स का सेशन लेंगे, उसका अदर टॉपिक है जैसे प्लाज्मिड्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम बेसिक से किसी भी एक एनिमल सेल या प्लांट सेल को एक बार देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सेल क्या है। देखिए, हमारी बॉडी जो है वो सेल की बनी हुई है। सेल जब ग्रुप बनाएंगे तो उसे हम टिश्यू बोलेंगे, और वो टिश्यू ऑर्गन में तब्दील होंगे, और ऑर्गन से जो है हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो ये एक पूरी लाइफ जो है सेल से ही स्टार्ट होगी। उस सेल का हम बेसिक कंपार्टमेंट देखेंगे कि सेल के अंदर कैसे एक लाइफ चलती है, किस प्रकार से क्या चीज़ होती है। जैसे ये मेरे पास एक एनिमल सेल है, जो एनिमल सेल है इट इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। भाई जो सेल की पूरी बॉडी है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होगी, उसको हम बोलेंगे बेसिकली सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर इस एनिमल सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा होगा, यहाँ पूरी एंटायर सेल के अंदर। तो इस फ्लूइड मैट्रिक्स को हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड है उसे मैं मैट्रिक्स कह सकता हूँ। फिर देखिए, सेल मैंने बताया कि अपने आप में लाइफ है, तो सेल को चलाने वाली जो चीज़ है वो न्यूक्लियस होती है। तो सेंटर में इसके है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा भाई? न्यूक्लियस के अंदर होगा इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है। पर न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोड। सेल थ्योरी इज फर्स्टली गिवन बाय शिल्डन एंड शिवान। इन्होंने शिल्डन और शिवान ने पोस्टुलेट दिए थे कि भाई सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरा कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म are made up of cell and its constituent। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उसने इसमें एक पोस्टुलेट और जोड़ा, जिस पोस्टुलेट का नाम था सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि एक सेल जो है
तभी डेवलप होगा जब एक पहले वाली सेल यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ऐसा नहीं कि भाई कीचड़ से या किसी और लिविंग चीज से या भगवान की हेल्प से, गॉड की हेल्प से जो है यहाँ पे कोई सेल बनेगी। तो सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसको उसने लैटिन लैंग्वेज में लिखा था और इसका मीनिंग लिखा था कि भाई इसको लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं ओमनी ला सेलुला। इसका मतलब होता है कि एक सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होती है, सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये हमारी सेल थ्योरी पूरी हुई। तो सेल थ्योरी इज गिवन बाय शिल्टन, सीवान एंड रुडोल्फ विर्चो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल शेप एंड साइज। जैसे देखते हैं कि जो सेल की शेप है, साइज है, वो वेरी करती है। जैसे हमारे अंदर कुछ एग्जांपल लेते हैं कि भाई लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी की जो सबसे लार्जेस्ट सेल भी फीमेल के अंदर ओव्यूम जो है वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सेल है। मैं कहता हूं भाई लॉन्गेस्ट सेल, जैसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है, नर्व सेल है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं भाई सबसे बड़ी सेल, लार्जेस्ट सेल ऑफ ए ऑर्गेनिज्म एन एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एक ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ी सेल है। या मैं बोलूं हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी आरबीसी, ठीक है। क्या मैं बोलूं कि भाई स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी आएंगे, बैक्टीरिया भी आएंगे। तो बैक्टीरिया में सबसे छोटा होता है PPLO, ये एक माइकोप्लाज्म है। PPLO की फुल फॉर्म होती है पिल्यूरो निमोनिया, पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये यूनिवर्स में सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। दोस्तों माइकोप्लाज्म के बारे में बात करें कि माइकोप्लाज्म क्या होता है। ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसपे सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसपे कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट सेल मेम्ब्रेन होता है, सिर्फ इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको माइकोप्लाज्म बोलते हैं। तो जैसे हमने देखा कि इनका साइज काफी डिफर करता है, कोई बड़ा है कोई छोटा। जैसे ओव्यूम है, ओव्यूम की शेप कुछ इस तरह से है, ये इसका न्यूक्लियस। जैसे नर्व सेल है, नर्व सेल की शेप कुछ इस तरह से है। ये एक टिपिकल नर्व सेल है जो कि हमारी बॉडी में होती है। ये एक आरबीसी की शेप है, डिस्क शेप। ये एक बैक्टीरिया की शेप है। बैक्टीरिया की भी बहुत सारी शेप्स होती हैं। जैसे बैक्टीरिया की शेप को लेकर चलेंगे हम। बैक्टीरिया में कुछ शेप्स मिलती हैं, जैसे विबरियो जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी कोमा शेप होती है। एक बैक्टीरिया होता है स्पाइरुलम, वो स्पाइरल शेप का होता है इस प्रकार से। एक बैक्टीरिया कोकाई होता है, जैसे स्टेप्टोकोकाई, उसकी इस प्रकार से शेप्स होती है। कुछ बैक्टीरिया डंबल शेप जैसे भी होते हैं, रोड शेप जैसे भी होते हैं। तो बैक्टीरिया की भी शेप क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हमारे यूनिवर्स में जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की सेल्स मिलती हैं और
उनका शेप और साइज जो है बहुत ही वेरी करता है। तो ये था शेप और साइज से। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या है और किस प्रकार से इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होती है अपनी लाइफ को चलाने के लिए। तो इसमें देखेंगे अब हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बैक्टीरियल सेल वॉल एंड इट्स मॉडिफिकेशन। हमने पढ़ा एक बैक्टीरिया किसके अंदर आता है, एक बैक्टीरिया आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, या मैं एक बैक्टीरिया का डायग्राम बना करके एक प्रोकैरियोटिक सेल को आपको समझा सकता हूं। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की सबसे पहले बात करेंगे कि इसका एनवलप किस प्रकार से है, कि बैक्टीरिया का जो एनवलप है उसमें क्या क्या चीज है। तो बैक्टीरिया का जो बाहर का एनवलप है उसके अंदर सबसे पहली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। फिर बैक्टीरिया के अंदर होती है सेल वॉल, और थर्ड जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं एक बैक्टीरिया के अंदर क्या बना सकता हूँ, 3 लेयर बना सकता हूँ, कि भाई 3 इसके एनवलप हैं। ठीक है, ये ग्लाइकोकैलिक्स हो जाएगी, ये सेल वॉल हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन्स हो जाएगी। ठीक है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल पे बहुत ही ज्यादा है, सेल वॉल पे बहुत ज्यादा है, मोर इन सेल वॉल सरफेस, तो इसको बोलते हैं कैप्सूल। और सेल वॉल सरफेस पे बहुत कम है, लेस है, तो इसको बोलते हैं स्लिम लेयर। अगर बहुत ज्यादा है तो कैप्सूल, जिसके कारण हार्डनेस प्रोवाइड कराता है ग्लाइकोकैलिक्स, और कम है तो इसको बोलते हैं स्लिम लेयर। तो ये था ग्लाइकोकैलिक्स। फिर सेल वॉल की बात करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होती है, सेल वॉल होती है, और सेल वॉल इन बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकोजन। किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकोजन की बनी होती है। जो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकोजन, कि भाई प्रोटीन और ग्लाइकोजन से बनता हमारा ग्लूकोज, इनकी जो है ये बनी हुई होती है। तो सेल वॉल के बेस पे बैक्टीरिया 2 प्रकार से होते हैं, 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। एक टाइप्स होती है ग्राम पॉजिटिव, और एक टाइप्स होती है ग्राम नेगेटिव। एक टाइप्स होती है ग्राम पॉजिटिव और एक टाइप होती है ग्राम नेगेटिव। मान लीजिए मेरे पास एक स्टेन है, जैसे मेरे पास एक स्टेन है सेफ्रानिन, या मेरे पास एक स्टेन है एसिटोकार्माइन, ये मेरे पास 2 स्टेन हैं। मैंने इन स्टेन या इन डाई का यूज किया इन बैक्टीरिया के ऊपर। अगर बैक्टीरिया ने स्टेन को रिटेन किया, बैक्टीरिया ने जो मैंने डाई डाली या मैंने जो कलर या स्टेन डाला, उस स्टेन को इस बैक्टीरिया ने रिटेन किया, तो ये बैक्टीरिया हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव। रिटेन नहीं किया तो ये हो जाएगा ग्राम नेगेटिव। तो सेल वॉल के बेस पे बैक्टीरिया की कितनी टाइप होगी, 2 टाइप्स हो गई। फिर सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन इस बैक्टीरिया को रप्चर होने से बचाती है। क्या होने से बचाती है, रप्चर्ड होने से बचाती है बाहरी इन्वायरमेंट से। या सेल वॉल भी जो है, सेल वॉल जैसे हम बात करें कि सेल वॉल इसकी टर्गिडिटी को भी मेंटेन करती है। टर्गिडिटी का मतलब है कि बाहर H2O ज्यादा है तो ये नहीं होगा कि H2O इसके अंदर भी ज्यादा हो जाएगा, इसको हाइपोटोनिक नहीं होने देगी, तो इसकी टर्गिडिटी को भी जो है मेंटेन करने का काम करती है सेल वॉल। और सेल मेम्ब्रेन इसको रप्चर्ड होने से बचाती है बैक्टीरिया को। तो ये था इसका एनवलप। इसके एनवलप में हमने देखा कि ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है। ग्लाइकोकैलिक्स अगर मोर है तो कैप्सूल कहेंगे, और लेस है सेल वॉल के ऊपर तो इसको बोलेंगे स्लिम लेयर। अब हम आगे पढ़ेंगे
एनवेलप के बाद हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। हमने मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया। फिर हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया की सेल वॉल है, तो सेल वॉल पे कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं मीजोजोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम बात करेंगे कि जो मीजोजोम होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, वो क्या काम करते हैं। जैसे हमने देखा कि यूकैरियोट्स के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेली है भाई, रेस्पिरेशन के लिए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है भाई, पैकेजिंग के लिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन फॉर्मेशंस के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड फॉर्मेशन के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अलग अलग ऑर्गेनेली का हमारे अंदर अलग अलग रोल है, लेकिन यहाँ पे इसके पास सेल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। तो इसके अंदर ये सभी काम कौन करता है, मीजोजोम। जैसे भाई ये बैक्टीरिया है, इसका सेल डिवीजन का काम भी कौन देखता है, मीजोजोम देखता है। तो मीजोजोम हेल्प इन सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन, एक्सक्रीशन। तो ये सारे काम कौन करता है बैक्टीरिया के अंदर, मीजोजोम करता है भाई। जैसे मीजोजोम वेसिकल्स का भी काम करेगा, या मैं कह सकता हूँ भाई डिफ्यूजन, भाई किसी चीज का इन और आउट के लिए भी कौन काम करेगा, मीजोजोम करेगा। एनर्जी के लिए भी कौन काम करेगा, मीजोजोम करेगा। तो बैक्टीरिया के अंदर जो है मीजोजोम की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेल वॉल की एक्सटेंशंस पे होते हैं, सेल वॉल के ऊपर होते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर होते हैं कलर पिगमेंट। कुछ बैक्टीरिया है जैसे रेड या ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, इसके अंदर कुछ कलर पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट जैसे, जिन्हें हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं। ये क्रोमेटोफोर क्या काम करते हैं, ये क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर जो है हमें लिंक दिखाता है कि बैक्टीरिया कहीं ना कहीं प्लांट से जो है लिंक्ड है। तो क्रोमेटोफोर हो गया हमारा, जिसके अंदर कलर पिगमेंट होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। तो क्रोमेटोफोर कलर पिगमेंट होने के कारण फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। फिर बैक्टीरिया के अंदर जो है फ्लैजिला होती है इस प्रकार से। ये फ्लैजिला जो है मूवमेंट का काम करती है। किसका काम करती है, मूवमेंट का। बैक्टीरिया जो अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला मूवमेंट क्यों करेगी, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए जैसे हमारी मसल में एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन्स होते हैं, इसी प्रकार से इसके अंदर भी फ्लैजिला के अंदर भी एक्टिन और मायोसिन जैसे फिलामेंट्स होते हैं, और उसके कारण जो है फ्लैजिला मूवमेंट करती है। फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो फिलामेंट जैसे मैंने बताया प्रोटीन के फिलामेंट, एक्टिन, मायोसिन, हुक और बेसल बॉडी। तो 3 पार्ट है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिर हम बात करेंगे पिलाई एंड फिम्बरियाई। भाई इस प्रकार से पिलाई और फिम्बरियाई होती हैं। ये पिलाई और फिम्बरियाई जो है बैक्टीरिया के अंदर अटैचमेंट का काम करती हैं कि भाई बैक्टीरिया ये एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे कोई पत्थर वत्थर पड़ा है तो इससे अटैचमेंट का काम कौन करती है, पिलाई और फिम्बरियाई। तो ये अटैचमेंट का काम करती हैं पिलाई और फिम्बरियाई। फिर हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स क्या काम करेंगे और बैक्टीरिया के अंदर इनकल्सन बॉडीज क्या होती हैं। जैसे हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, या मैं कह सकता हूँ इस न्यूक्लियस की कोई भी एक मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस पे कोई भी एक न्यूक्लियर एनवलप नहीं है। ये जो न्यूक्लियस है ये इस सेल इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, कोई इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये इस न्यूक्लियस में होता है डीएनए। क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा वहीं सेम एमआरएनए के अंदर, और एमआरएनए जो है यहाँ पे होंगे। इस बैक्टीरिया के अंदर खास चीज है,
राइबोसोम्स मिलती हैं। तो राइबोसोम से क्वेश्चन आएगा कि हमारे अंदर राइबोसोम किस तरह की ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन बाउंड या अनमेम्ब्रेन। तो ये अनमेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है सभी के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर भी और प्रोकैरियोट्स के अंदर एक्सेप्शन है ये, क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर मिलती है। और यहाँ से क्या बनेंगे, बैक्टीरिया अपने प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, बैक्टीरिया अपने प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, फिर इन प्रोटीन का जो मॉडिफिकेशन वगैरह है वो कौन करेगा, मीजोजोम करेगा। तो हमने देखा कि राइबोसोम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए इस बैक्टीरिया के पास कोई फैट मॉलिक्यूल्स है, या भाई मैं कहूँ इस बैक्टीरिया के पास कोई फॉस्फेट ग्रानुलीज है, या इस बैक्टीरिया के पास कोई लिपिड है, या इस बैक्टीरिया के पास कोई प्रोटीन ग्रानुली है, या इस बैक्टीरिया के पास साइनोफिसिन और ग्रैनुलीज है। तो ये सभी ग्रैनुलीज जो है इनकल्सन बॉडी के रूप में यहाँ पर पड़ी रहती हैं। इसकी बॉडी के अंदर एज इनकल्सन बॉडी जो ये ग्रैनुलीज बताई है मैंने, साइनोफिसिन, प्रोटीन्स, लिपिड ग्रैनुलीज, फॉस्फेट ग्रैनुली, ये एज इनकल्सन बॉडी की तरह इसके अंदर पड़ी रहती हैं। तो ये था बैक्टीरियल सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन टॉपिक। इसमें हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशन पढ़ ली। अब इसमें हम एक लास्ट मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम एक बैक्टीरिया पढ़ेंगे जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया, इशर्चिया कोलाई, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। जैसे ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर एक खास सर्कुलर डीएनए मिलता है। कैसा डीएनए मिलता है, सर्कुलर टाइप का। इस सर्कुलर टाइप्स के डीएनए को बोलते हैं भाई प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए होता है और नेचुरली क्या होता है, ये एक और बैक्टीरिया है, ये अपना प्लाज्मिड इसको ट्रांसफर कर देता है। क्या कर देता है, ये फर्स्ट बैक्टीरिया, ये सेकंड बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया आपस में अपने प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो इस ट्रांसफर होने के कारण इन जीन का, इन डीएनए का एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होने के कारण इस प्लाज्मिड को जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। इस प्लाज्मिड को जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है जब हम एक जीन का दूसरे जीन्स के अंदर ट्रांसफर्स करते हैं। तो प्लाज्मिड की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन रहेगी हमारी कि प्लाज्मिड क्या होते हैं। प्लाज्मिड इट इज ए circular DNA that is independently replicating in a host cell, so they are used in genetic इंजीनियरिंग। भाई ये सर्कुलर डीएनए है और एक सेल से दूसरी सेल में आराम से ट्रांसफर हो सकता है। फिर हम 12th क्लास में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड के अंदर अलग अलग कुछ फीचर्स होते हैं जिसके कारण ये यहाँ पर भी क्या करता है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब यहाँ पर इस दूसरी सेल में आने के बाद ये डीएनए क्या करेगा, अपने आप को कॉपी करेगा, और कॉपी करने को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। अपना सेल नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, जिसके कारण हम कोई भी जीन जो है इस डीएनए में ऐड करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचा सकते हैं। इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस टॉपिक को आप